Hello students, so I am again back with part 2 of chapter number 3, the company's civil administration and revenue policy. Student, in part 1 we have completed the company's civil administration and permanent settlement system, which is the part of revenue policy. Part 1 मुझे लगता है आप सब लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने पूरा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म किया था, रेवेन्यू पॉलिसी का सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था। उसका भी एक पैराग्राफ रहा है जो उस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। Condition of peasants. So students, in this paragraph we'll discuss about the condition of peasants. फार्मर की, किसानों की कंडीशन क्या थी वो देखेंगे। पहले स्टूडेंट ऐसा होता था कि कोई ज़मीन है, सपोज करो एक मेरी है, रश्मि की है और दूसरी आपकी है, आप हो गए है एक्स। तो क्या होता था, ये ज़मीन मेरी है, इसके ऊपर कल्टीवेशन मैं ही करूँगी, आने वाले टाइम में ये मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऐसा ही एक्स की कंडीशन थी, एक्स यहाँ कल्टीवेशन करता था और इसके बाद ये ज़मीन इसके बच्चों को ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये जो लैंड थी, इस लैंड के ऊपर राइट्स हमारे थे, ठीक है। ऑन वॉट एवर लैंड आई एम गोइंग टू कल्टिवेट इन फ्यूचर, माई किड्स गोइंग टू कल्टिवेट ऑन दैट सेम लैंड। बट ब्रिटिश पीरियड तब से आया, तो बच्चा ब्रिटिश ने जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लाए, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि ये जो हमारी ज़मीनें थी, अब ये हमारी ज़मीनें नहीं रहेगी, ना तो कोई रश्मि की ज़मीन है ना एक्स की ज़मीन है। इन दोनों के ऑनरशिप राइट ले लिए गए और ये पूरी की पूरी लैंड किसको ट्रांसफ़र कर दी गई? ज़मींदार्स को। किसको ट्रांसफ़र कर दी गई बेटा? ज़मींदार्स को। अब देखो, पहला तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो गई कि हमारी ऑनरशिप राइट को ख़त्म कर लिया, हम जो ज़मीन के ऑनर थे वो ज़मीन अब हमारी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक लैंड फ्रॉम ज़मींदार बाय पेइंग रेंट। पहले हम उनको रेंट दें ज़मींदार को, ये ज़मीन जिसपे हम फ्रीली कल्टीवेशन कर रहे थे, अब इस पे कल्टीवेशन के लिए हमें क्या देना पड़ेगा? रेंट। किसको देना पड़ेगा बेटा? ज़मींदार को देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन हमारे पास आया। क्या आपको समझ में आया? पहले ये ज़मीन थी, इस पर मैं कल्टीवेशन करती थी, जितना प्रोड्यूस होता था उसको मैं रख लेती थी, पर अब क्या हुआ? थोड़ा टैक्स भी देती थी। अब तो पहली बात, ये ज़मीन ही मेरी नहीं है, मेरे को पहले ज़मीन लेने के लिए रेंट देना पड़ेगा, तो ये रेंट एक्स्ट्रा बर्डन हो गया। चल, इतना समझ में आ ही गया होगा। The peasants who were earlier owner of their land now became the tenants. अब वो बेचारे टेनेंट्स बन के रह गए हैं और उनको रेंट पे करना है। किसको पे करना है? ज़मींदार को पे करना है। अच्छा, ज़मींदार के ड्यू पहले से ही फिक्स कर दिए थे। ज़मींदार के ड्यू परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर ज़मींदार को कितना पैसा देना है ये पहले ही फिक्स था, ठीक है। तो ज़मींदार क्या करते? कंटिन्यूसली अपने रेंट को बढ़ाते रहते। मैं छोटी सी किसान, फार्मर, टीनेंट, मुझे ये चिंता लगी रहती है कि भाई अगर मेरा प्रोड्यूस हुआ तो ठीक है, तो मैं रेंट पे कर पाऊँगी, और अगर मेरी प्रोड्यूस फेल हो गई, मैं कल्टीवेट प्रॉपर्ली नहीं कर पाई, तो ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल बर्डन बन जाएगा रेंट पे करना। आई बात समझ में? तो और ये रेंट फिक्स हो तो एक अलग बात है भाई, मैं मेंटली फिक्स, मतलब एक माइंड सेटअप रहे मेरा कि मुझे इतना रेंट देना है। ये रेंट बार बार क्या होता जाता था? इंक्रीज होता जाता था। और ये जो कलेक्शन का प्रोसीजर था रेंट का, बहुत ही रिजिड था, कोई चेंज नहीं करते थे, वो कोई कंसेशन नहीं देते थे। भले ही आपकी तबीयत ख़राब है, आपके घर में किसी की डेथ हुई है, आपकी क्रॉप कम्प्लीटली फेल हो गई है, फ्लड आ गई है, ड्रॉट आ गई है, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनी रीज़न, दे वांट देयर रेंट विदाउट एनी कंसेशन। रिजिड कलेक्शन सिस्टम था। इससे पीजेंट्स बेचारे फोर्सफुली क्या लेना पड़ता? उनको लोन लेना पड़ता, क्योंकि उन्हें रेंट तो देना है ना, भले उनकी क्रॉप फेलियर हो गई। तो इससे वो लोन लेते, किससे लेते? मनी लेंडर्स से। और बेसिकली ये जो मनी लेंडर होता, कई बार ज़मींदार खुद ही होता, ठीक है। द पीजेंट्स कुड बी एविक्टेड फ्रॉम द लैंड फेलिंग टू पे रेंट और रीपे लोन। अगर मैं लोन वापस नहीं दे पाई, मैंने रेंट प्रॉपर नहीं दिया, तो मुझे ही मेरी ज़मीन से एविक्ट कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। कब मुझे मेरी ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाएगा? जब मैं रेंट ना दे पाऊँ या मैं लोन रीपे ना कर पाऊँ। दिस रिजल्टेड इन पीजेंट्स इंडेप्टनेस एंड लैंडलेसनेस। इंडेप्टनेस, हर किसान बिल्कुल कर्ज में आ गया। इंडेप्टनेस, डेप्ट का मतलब होता है कर्ज, तो इंडेप्टनेस, कर्ज के नीचे दब क्या है बेचारा, इतना कर्ज उसके ऊपर आ गया कि उसको दे ही नहीं पा रहा। और इसकी एक कदम आगे की जो सिचुएशन थी बिल्कुल एक्सट्रीम, वो थी लैंडलेसनेस। मेरी जो ज़मीन थी, जिसको मैंने शुरुआत में बोला ये रश्मि की ज़मीनें हैं, ये जो ज़मीनें हैं अब मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि पहले तो मेरे ऊपर एक संकट आया जिसको आपने इंडेप्टनेस बोला। इंडेप्टनेस का मतलब क्या होता है? कर्ज हो जाना बहुत बड़ा अमाउंट में, ठीक है। अगर मैं कर्ज नहीं दे पाई तो ज़मींदार क्या करेंगे? मुझे इस लैंड से एविक्ट कर देंगे
बाहर निकाल देंगे तो मैं लैंडलेस हो जाऊंगी। फिर रश्मि क्या होगी, लैंडलेस हो गई, और ये ज़मीन के ऊपर किसका कब्जा हो गया, ज़मींदार का। ज़मींदार किसी और को ये ज़मीन दे देगा रेंट से। है बात समझ में? तो यहाँ पर क्या किसान खुश हो रहे होंगे इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम से? नो। पहली बात तो उनके ऑनरशिप राइट चले गए, फिर उनको रेंट पे करना पड़ता था, और ये रेंट का अमाउंट भी बढ़ता रहता था, इंक्रीज होता रहता था। इस वजह से उन्हें लोन लेने पड़ते थे उस रेंट को देने के लिए, क्योंकि रेंट कलेक्शन का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा रिजिड था। अगर वो लोन को पे ना कर पाए या रेंट को पे ना कर पाए तो उनसे वो ज़मीनें ले ली जाती, उन्हें उस ज़मीन से एविक्ट कर दिया जाता। तो इस तरीके से बहुत सारे पीजेंट्स इंडेक्टनेस हो गए, बहुत सारों की ज़मीनें छीन ली गई। इफ़ेक्ट्स ऑन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क आया बच्चा? अभी हमने किसानों पे देख लिया, ये तो बेचारे दुखी थे। एग्रीकल्चर पे क्या फ़र्क आया? नीदर द ब्रिटिश नॉट द ज़मींदार, ना ही तो ब्रिटिश ना ही तो ज़मींदार, इन दोनों में से किसी ने कोई मेजर नहीं लिया टू इम्प्रूव द मेथड ऑफ कल्टिवेशन। Britishers are bothering about the amount which is payable by the zamindars. Zamindars is bothering only the rent amount. They are not bothering about the quality of land. They are not going to invest any amount in the improvement of land area और method of cultivation. यहाँ पर कहीं पर भी कोई सुधार नहीं हुआ. So nobody is going to ensure about the quality of land, कि क्वालिटी लैंड कैसी है, आने वाले टाइम में कैसा हो जाएगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। कोई इंश्योर नहीं कराना चाहता था कि ये जो रेवेन्यू हमें आज मिल रहे हैं ये कंटिन्यू मिलेंगे। कब मिलेंगे? जब हम लैंड की क्वालिटी पे, लैंड की कंडीशन पे काम करेंगे, लैंड को इम्प्रूवमेंट करेंगे, कल्टिवेशन के मेथड को सुधारेंगे। ये दोनों में से कोई भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि उन्हें तो पता है कि भैया एक फिक्स्ड अमाउंट में रेवेन्यू हमें हर साल, रेवेन्यू रेंट हमें हमेशा मिलता रहेगा। एग्रीकल्चर की कंडीशन बेटा डे बाय डे डिक्लाइन करती गई, क्योंकि एग्रीकल्चर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने सोचा ही नहीं, तो एग्रीकल्चर की कंडीशन डिक्लाइन होती गई। कई बार मॉनसून फेल कर जाता तो सिचुएशन और वर्स हो जाती है और ख़राब हो जाती है। तो बेटा हम लोगों को पता है कि टिल डेट आज हम 2022 पे हैं, आज भी बहुत सारे किसानों का डिपेंडेंस मॉनसून पे। अच्छा मॉनसून गुड क्रॉप, नो मॉनसून नो क्रॉप। इस सिस्टम पे आज भी, जब हम इतना मॉडर्न होने के बाद, इतना आगे आने के बाद भी हमारी डिपेंडेंट मॉनसून पे है, तो उस टाइम में सोचो कितनी रही होगी। तो मॉनसून अगर प्रॉपर फेल हो जाता तो बेटा एग्रीकल्चर और ये सिचुएशन और वर्स हो जाती। फिर तो डिवास्टेटिंग फेमाइन्स आती, फेमाइन भुखमरी, ठीक है, बिकम अ रिकरेंट फीचर। ऑब्वियसली बात है, पूरी कंप्लीट डिपेंडेंस मॉनसून पे, मॉनसून नहीं होगा तो डिवास्टेटिंग फेमाइन्स आएंगी, और ये एक बिल्कुल रिकरेंट फीचर बनता गया, बार बार होने वाला मेन फीचर। फेमाइन मतलब होता है भुखमरी। चलो, मेनी पीजेंट्स लेफ्ट देयर लैंड्स एंड माइग्रेटेड टू द अदर रीजन। बहुत सारे किसान तो अपनी जो ज़मीनें छोड़ छोड़ के माइग्रेट कर गए, दूसरे रीजन्स पे चले गए, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे रैयतवाड़ी सिस्टम। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या है? जो ब्रिटिश ऑफिसर थे अलेक्जेंडर रीड एंड थॉमस मुनरो, उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। मेरी बात सुनो, कौन कौन द ब्रिटिश ऑफिशियल थे? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। इन्होंने कौन सा सिस्टम डेवलप किया? रैयतवाड़ी सिस्टम। दिस इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम रैयत और कल्टिवेटर्स। रैयत मतलब जो अल्टीमेट फार्मर है, किसान है, उसको बोला जाता है रैयत। मतलब कल्टीवेटर को ही हम रैयत बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम था रैयतवाड़ी सिस्टम, इसमें ज़मींदार के रोल को हमने एलिमिनेट कर दिया। डायरेक्टली किससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा? रैयत से। मतलब ब्रिटिश वर्सेस रैयत, ठीक है। ब्रिटिश इज गोइंग टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम रैयत, और इसी सिस्टम को क्या बोला? रैयतवाड़ी सिस्टम। जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे, रीड एक्सपेरिमेंटेड दिस सिस्टम इन सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। स्टूडेंट, जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे, मैसूर वो टीपू सुल्तान वाला रीजन है ना, जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे, टीपू सुल्तान के साथ वॉर चल रहे थे, तब ये जो अलेक्जेंडर रीड थे, इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम को एक्सपेरिमेंट किया साउथ में। पहली बार रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? साउथ में। थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सेटलमेंट इन मैसूर एंड द कार्नेटिक। थॉमस मुनरो ने इसको कहाँ कहाँ किया? मैसूर में और कार्नेटिक में। एंड लेटर एक्सटेंडेड इट टू बॉम्बे एंड पार्ट्स ऑफ मद्रास एज वेल, ठीक है। तो फिर से रैयतवाड़ी सिस्टम कौन से दो ब्रिटिश ऑफिसर की देन थी? अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। इन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम डेवलप किया। क्या था इस सिस्टम में?
ब्रिटिश सीधे जाके रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे किससे, रैयत से, रैयत ऐसे लिखते हैं हिंदी में, रैयत। चल अब ये सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ, तो बेटा जब एंग्लो मैसूर वॉर चल रहे थे तो रीड ने साउथ के कुछ रीजन में इसको एक्सपेरिमेंट किया। थॉमस मुनरो ने इसको मैसूर, कर्नाटक और बाद में इसको बॉम्बे और मद्रास भी लेके गए। ठीक है, चलो तो जरा ध्यान रखना, जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसमें ब्रिटिश जमींदार और पीजेंट्स होते थे। रैयत वाली सिस्टम में डायरेक्टली ब्रिटिश रेवेन्यू कलेक्ट करते थे रैयत से। सो स्टूडेंट अब हम लोग पढ़ेंगे महलवारी सिस्टम। पहले हम लोगों ने पढ़ा परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम जिसको इंट्रोड्यूस करने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर हम लोगों ने पढ़ा रैयतवारी सिस्टम। तो इस रैयतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था किसने, दो लोग थे, अलेक्जेंडर रीड थे और थॉमस मुनरो थे। फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं महलवारी सिस्टम। ये महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है हॉल्ट मैकेंजी ने। किसने इंट्रोड्यूस किया बेटा, हॉल्ट मैकेंजी ने। ठीक है, अब हॉल्ट मैकेंजी ने क्या किया, 1820 में बहुत डिटेल में सर्वे करवाना चालू किया किसके, लैंड के। उस लैंड सर्वे में कौन से लैंड पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट हो सकती है, कितना अमाउंट लगता है, कितना प्रोड्यूस होता है, एवरीथिंग ही सर्वेड। ठीक है, ये सर्वे कहाँ पर हो रहे थे बेटा, बंगाल प्रेसिडेंसी के एक पार्ट में, और वो पार्ट कौन सा था, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, इस प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में ये सर्वे चल रहे थे, जिसके अंदर आता था उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट, मध्य प्रदेश के थोड़े पार्ट और गंगा यमुना तो अब यहाँ पर कंटिन्यूसली सर्वे करवाए। किसने करवाए, हॉल्ट मैकेंजी ने। 20 से स्टार्ट किया इसने हर चीज़ को, है ना। फिर फाइनली जाके इसने 1830 में इन रीजन्स को किस सिस्टम के अंदर ले आए, महलवारी सिस्टम के अंदर ले आए। बच्चा ध्यान रखना, ये जो वर्ड है महल, महल का मतलब होता है विलेज। क्या मतलब होता है महल का, विलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महल, विलेज। तो महलवारी सिस्टम मतलब कहीं ना कहीं इसमें विलेज की बात होगी। चलो, तो किसने सजेशन दिया, हॉल्ट मैकेंजी ने सजेशन दिया कि भाई अब इतने रीजन को मैंने लैंड सर्वे करवा लिए हैं, पूरा मुझे नॉलेज हो गया, अब इसके अंदर क्या ले आओ, अब कौन सा सेटलमेंट, महलवारी सिस्टम ले आओ। The settlement was to protect the ownership rights of the peasants। अब हम लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में देखे थे कि किसान का डिससेटिस्फैक्शन इसलिए भी था कि उनकी ज़मीनें उनकी नहीं रही, एक नए व्यक्ति ज़मींदार को दे दी। तो हॉल्ट मैकेंजी ने बोला कि यहाँ पर हम पीजेंट को इंश्योर कराएंगे कि आपकी ज़मीन की ऑनरशिप आपके पास ही रहेगी, आप ही ऑनर रहोगी अपनी ज़मीनों के। ओवर द लैंड चेक द ऑपरेशन ऑफ ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एंश्योर एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट्स। देखो हॉल्ट मैकेंजी बहुत ही समझदार इंसान था। पहले तो उसने बोला कि भाई पीजेंट्स को उनकी लैंड के ऑनरशिप राइट उनके पास ही रहने दो। फिर उसने बोला ये जो रिजिड प्रैक्टिस है रेवेन्यू कलेक्शन की, ये जो इतना ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेस्ड कर देते हैं, बिल्कुल फार्मर्स को बहुत परेशान कर देते हैं, तो इस पर भी मुझे चेक लगाना है कि इतनी गंदी तरीके से आप क्यों रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो, क्यों इतना परेशान कर रहे हो, क्यों रेंट को बार बार बढ़ा रहे हो। ये सारी चीज़ें भी उसने सोची। फिर उसने बोला कि ये जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम है कलेक्टर का, ये बहुत ही ऑपरेसिव है, इसको भी मुझे चेक करना है। फिर उसने ये भी इंश्योर कराया कि एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट भी करूँगा। भाई ज़मीन को अगर आप कुछ ना कुछ नहीं दोगे तो एक टाइम के बाद इसकी प्रोडक्टिविटी हो जानी है ख़त्म, और जब प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो आप इससे 0% रेवेन्यू भी नहीं ले पाओगे। तो इससे बेटर है कि हम इसके इम्प्रूवमेंट पे भी काम करें। तो हॉल्ट मैकेंजी का प्लान मुझे अच्छा लगा। क्या था, लैंड इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है, जो अप्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स की उसको मुझे चेक करना है। क्या करना है बच्चा, चेक करना है कि क्या ये इतना दुष्ट है, क्यों ये इतने ख़राब तरीके से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। फिर कि मैं जो पीजेंट्स के राइट्स हैं वो उनके पास ही रहने दूंगा। उसके बाद क्या देखा इन्होंने, द लैंड रेवेन्यू अंडर दिस सिस्टम वाज सेटल्ड विद द हेड ऑफ द महल। इसको हम बोल सकते हैं विलेज हेड। क्या बोल सकते हैं बच्चा, विलेज हेड। तो ये जो पूरा सिस्टम था इसमें विलेज हेड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब मुखिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हु इज़ गोइंग टू पे लैंड रेवेन्यू, ठीक है, पूरे गांव में जितने भी लोग हैं, जितनी भी ज़मीनें हैं, उससे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेगा विलेज हेड, और किसको दे देगा, ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो पहले वाले में हम लोगों ने देखा था ज़मींदार और ब्रिटिश। ज़मींदार खरीद किससे लैंड रेवेन्यू लेगा, किसानों से।
फिर दूसरे में हमने देखा ब्रिटिशर्स सीधे जाके किसानों से ले लेंगे। थर्ड में हम देख रहे हैं कि पूरे विलेज की, पूरे महल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने उसके मुखिया विलेज हेड को दे दी है, वो जाएगा और रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज, विलेज भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ विलेज भी हो सकता है, दैट पेड लैंड रेवेन्यू एज अ सिंगल यूनिट, जो सिंगल यूनिट की तरह लैंड रेवेन्यू पे करेंगे। येस स्टूडेंट, नाउ इफेक्ट्स ऑफ रैयतवारी एंड महलवारी सिस्टम। तो बच्चा जो रैयतवारी था या जो महलवारी सिस्टम था, इनके जो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट आए वो सेम ही थे जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के थे, ठीक है। रेवेन्यू रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते, कलेक्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिजिड होता, कोई रेमिशंस नहीं होते, कुछ अमाउंट आपको वापस नहीं मिलता, कहीं आपको कोई कंसेशन नहीं मिलता। वाइल द इंडेटनेस, मतलब किसानों का डेप्ट सर्कल में फंस जाना, ये कंटिन्यू था। ये फ़ोटो है थॉमस मुनरो की, जितना स्मार्ट है उतनी ज़्यादा इनकी सोच भी मुझे तो अच्छी लगी। चलो, तो बेटा जो इंडेटनेस थी, लैंडलेसनेस थी पीजेंट्स की, वो बढ़ती ही चली गई। लैंड बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ मनीड क्लास, और धीरे धीरे करके ज़मीनों के राइट्स किसके पास हो गए? मनीड क्लास, जिसके पास पैसा थे उसके पास आ गए। इंडेटनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लैंडलेसनेस की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। लैंडलेसनेस मतलब ज़मीनों का चला जाना, छिन जाना, जिसके पास ज़मीनें थी आज उसके पास अगर ज़मीनें नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? लैंडलेसनेस। और इंडेटनेस मतलब कर्ज में फंस जाना, डेप्ट में फंस जाना। कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। चलो, तो स्टूडेंट्स जब ब्रिटिशर्स इंडिया आ गए तो वो हमसे चाहते थे कि हम कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो करें, जैसे कि टी, कॉफ़ी, इंडिगो। क्यों करें बेटा इनको ग्रो? क्योंकि वर्ल्ड में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यूरोप में, इंग्लैंड में हो चुका था, उनको एज अ रॉ मटेरियल ये सारी चीज़ें चाहिए थी। तो टी, कॉफ़ी, इंडिगो, रबर, वो चाहते थे कि हम इनको ग्रो करें, ठीक है। और ये सब तो ठीक है कि भाई एक जेन्युइन हेल्प करेगी लोगों की, ठीक है, पर इससे भी एक जो चीज़ थी जो बिल्कुल ही ख़राब चीज़ थी वो थी पॉपी सीड। वो भी उन्होंने हमसे ग्रो करवाया, जिसको हम बोलते हैं अफ़ीम, जिसकी सोसाइटी में मेरे हिसाब से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर रिक्वायरमेंट है तो वो है मेडिसिनल रिक्वायरमेंट, पर इसको इतना लार्ज स्केल पे ग्रो करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो ब्रिटिशर्स ने हमसे करवाया, ठीक है। चलो, टी इज़ ओके, कॉफ़ी इज़ ओके, रबर इज़ ओके, इंडिगो इज़ ओके, पर पॉपी सीड ओके नहीं था, जिसको भी ग्रो करवाए। इंडिगो भी ओके नहीं था। क्यों इंडिगो ओके नहीं था? देखो, इंडिगो को आप खा नहीं सकते पहली बात तो, और जो इंडिगो थी उसकी रूट्स इतनी लंबी होती थी कि सॉइल का सारा न्यूट्रेंट वो ऑब्जॉर्व कर लेती थी, और अगर 1-2 साल आप एक ज़मीन के ऊपर इंडिगो ग्रो कर दो तो बेटा प्रॉब्लम क्या होती थी? वो सॉइल बैरन हो जाती थी, बंजर हो जाती थी, वो किसी काम की नहीं रहती थी, अपनी फर्टिलिटी खो देती थी। तो ये थी कमर्शियल क्रॉप, जिनके ग्रो करने के कोई फ़ायदे हमें नहीं थे। हम तो चाय भी नहीं पीते थे, कॉफ़ी भी नहीं पीते थे, हम दूध पीने वाले बंदे थे, तो हमें चाय कॉफ़ी की आदत लगा दी। चलो, तो जब ब्रिटिश रूल आया तो कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कराने का सोचा उन लोगों ने, किससे? इंडियन से, टू सर्व एज रॉ मटेरियल फॉर यूरोपियन इंडस्ट्री। और ये जो रॉ मटेरियल होगा ये किसके लिए है? यूरोपियन इंडस्ट्रीज़ को फीड कराने के लिए, क्योंकि वहाँ तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, अब उनकी मशीनों को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना, तो वो कौन देगा? इंडिया देगा। अच्छा, कौन कौन सी क्रॉप थी कमर्शियल? इंडिगो, जो डाई करने के काम आती थी, क्लॉथ को कलर करने के काम आती थी। मलबेरी, सिल्कवॉर्म, सिंकोना। अच्छा, मलबेरी के बहुत सारे खेत बना दो मलबेरी के, क्यों बना दो? जिसके ऊपर सिल्कवॉर्म रेयर करेंगे, फिर सिल्क को ही वर्ल्ड मार्केट में सेल आउट करेंगे। सिंकोना फॉर कुनैन, सिंकोना। और ये अभी कुनैन, जब हमारा कोरोना आया था तब भी इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड आई थी, तो सिंकोना काय के लिए? कुनैन के लिए। पॉपी, ओपीएम मतलब अफीम। टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट, रबर, ये सब वो ग्रो कराने लगे। मैंने तो कुछ ही बताया था आपको, सिंकोना मैंने बताया नहीं था। तो चलो, इंडिगो ग्रो करो जिससे कि हमको कलर मिलेगा, क्लॉथ डाई करेंगे। मलबेरी ग्रो करो जिसमें हम सिल्क वॉर्म रेयर करेंगे। सिंकोना कुनैन की गोलियों के लिए, वो जो वाइट कलर की गोलियाँ आती है जो आप कपड़ों वगैरह में रखते हैं, उसमें स्मेल ना आए और कुछ वो पेस्ट वगैरह ना लगे, उसके लिए। पॉपी, अफीम, ओपीएम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड, जूट, रबर, इन सबको वो ग्रो कराने लग गए लार्ज स्केल पे, और वो भी प्लांटेशन के अंदर। प्लांटेशन मतलब एक बड़ा प्लॉट होता लैंड का जहाँ पर एक ही टाइप के ट्रीज़ लगाए जाते, हुज ओनर आर कॉल्ड प्लांटर्स, और उनके ओनर को क्या बोलते हैं? प्लांटर्स। मोस्ट प्लांटर्स इन इंडिया वर ब्रिटिश और यूरोपियन ओरिजिन। जितने भी बड़े बड़े प्लांटेशंस के ओनर थे
बड़े बड़े ज़मीनों के ऑनर थे जहाँ पर प्लांटेशन किया जाता था, वो बेसिकली ब्रिटिशर्स ही थे और यूरोपियंस ही थे। तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे चलें। सो स्टूडेंट, बड़े बड़े टी प्लांटेशन एस्टेब्लिश हो गए लार्ज स्केल पे असम में, नॉर्थ बंगाल में, केरला हो, नॉर्थ बंगाल हो, असम हो, बड़े बड़े टी प्लांटेशन बना दिए गए। फिर फैक्ट्रीज बना दी गई जो इंडिगो को प्रोसेस करेंगी, जूट को प्रोसेस करेंगी, पॉपी को प्रोसेस करेंगी। देखो, जिस तरीके से जो चीज़ ग्रो होती है उस वो एज इट इज़ हम यूज़ नहीं कर सकते ना, उन पर कुछ प्रोसेसिंग लगानी पड़ती है। तो पहले तो बड़े बड़े प्लांटेशन फर्म बने, कहाँ पर, असम में, बंगाल में और केरला में। फिर फैक्ट्रीज बनना चालू हुई जहाँ पर इंडिगो, जूट, पॉपी प्रोसेस होता था। और ये कहाँ पर बनी, बेसिकली बंगाल में और बिहार में। जो प्लांटर्स थे, जो ओनर थे बड़े बड़े प्लांटेशन फर्म के, उन्होंने ल्योर किया। ल्योर क्यों का मतलब होता है, ल्योर्ड मतलब परसुएड। क्या मतलब होता है, ल्योर मतलब परसुएट करना, किसी को भी मनाना। किस चीज़ के लिए परसुएट कर रहे थे ये लोग, कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी थी, लैंडलेस लेबर थे, उनको परस्यू कर रहे थे, परसुएट कर रहे थे, मना रहे थे कि आओ और प्लांटेशन फर्म में काम करो। ल्योट, लोड मतलब परसुएट। तो क्या, किस चीज़ के लिए मना रहे थे, प्लांटेशन में काम करने के लिए। ठीक है, इसको आप पढ़ोगे लुओड। क्या पढ़ोगे, लुओड। लुओड का मतलब क्या होता है, लालच देना, प्रलोभन देना, परसुएट करना, समझाना। तो प्लांटर्स लुअर्ड कर रहे थे ट्राइबल्स को, लैंडलेस लेबर को, वो लेबर जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, वो ट्राइबल कम्युनिटी जिनके लैंड राइट छीन लिए गए थे फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद। फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। तो फॉरेस्ट एक्ट बनने के बाद ट्राइबल के पास भी काम नहीं था, लैंडलेस लेबर के पास भी काम नहीं था, तो उनको लुअर्ड कर रहे थे, समझा रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, लालच दे रहे थे, परस्यू कर रहे थे कि आप हमारे साथ चले और प्लांटेशन में काम करें, फैक्ट्रीज में काम करें। उनको वर्चुअल सेव लेबर बना के रख दिया था, गुलाम बना के रख दिया था। प्लांटेशन में आप एक बार आप गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते, वहाँ 12-12, 15-15 घंटे काम कराया जाता था। दे ऑल्सो फोर्स पीजेंट टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप, और वो पीजेंट्स को भी फोर्स कर रहे थे कि तुम्हें आप कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा। ठीक है, आप भले ही राइस ग्रो कर रहे थे, वीट ग्रो कर रहे थे, हमें मतलब नहीं है, अब तो तुम्हें हमारे लिए कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा। और फिर जो भी तुम्हारा कमर्शियल क्रॉप का प्रोडक्शन होगा, तुम किसी और को उसको सेल नहीं करोगे। यू आर नॉट गोइंग टू सेल टू एनीबडी, यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोड्यूस टू द फैक्ट्रीज एट वेरी लो प्राइस। पहली बात तो देखो, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, पहले अगर मैं वीट या राइस ग्रो कर रही होंगी बच्चा, या तो मैं कॉर्न ग्रो कर रही होंगी, या कोई और चीज़ ग्रो कर रही होंगी, तो देखो मेरे पास खाने के लिए फूड आ जाएगा। वीट में खा सकती हूँ, राइस खा सकती हूँ, कॉर्न खा सकती हूँ। पर पहली प्रॉब्लम कि आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि चलो इंडिगो ग्रो करो, जूट ग्रो करो, टी ग्रो करो, कॉफ़ी ग्रो करो, तो क्या मैं ये क्रॉप खा सकती हूँ बेटा, नहीं। तो पहले तो फूड ग्रेन की शॉर्टेज होगी। दूसरा, आप मुझसे ग्रो करवाते और बहुत ही लो प्राइजेस में खरीद लेते, तो मेरे लिए तो ड्यूअल लॉस का सौदा था कमर्शियल क्रॉप को ग्रो करना। और इसमें मैंने अगर इंडिगो ग्रो कर दी तो मेरी तो ज़मीन ही ख़राब हो जाएगी। चलो, इंडिगो कल्टीवेशन। इंडिगो कल्टीवेशन क्या था बच्चा, इंडिगो एक नेचुरल ब्लू डाई है। क्या है, नेचुरल ब्लू डाई। डाई मतलब होता है किसी चीज़ को कलर करना, है ना। तो नेचुरल ब्लू कलर मिलेगा आपको इंडिगो से। ये प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है जिससे आप क्लॉथ को कलर कर सकते हैं। ठीक है, क्लॉथ को डाई करने के लिए यूज होता था इंडिगो। सिंस एंशियंट टाइम से ये हमारे इंडिया में ग्रो किया जाता था और बहुत पॉपुलर डाई था। तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते थे, पर बेटा नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स, है ना। हमारे कुछ किसान खुशी से इंडिगो ग्रो करते थे, पर कब, जब उनके पास प्रॉपर फूड ग्रेन्स के प्रोविजंस होते थे। पर ब्रिटिशर्स ने तो हर ज़मीन पे इसको ग्रो कराने के लिए फोर्स किया किसानों को। अच्छा, ये जो वर्ड इंडिगो है ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड इंडिकॉन। ग्रीक का वर्ड है इंडिकॉन, उससे आया है इंडिगो। और लैटिन का वर्ड है इंडिकम। ठीक है, तो इंडिकम, इंडिकॉन, इंडिकम लैटिन वर्ड है, इंडिकॉन ग्रीक वर्ड है, जिससे कहीं ना कहीं ड्राइव हुआ है एक वर्ड जिसका नाम है इंडिगो। ठीक है, और इंडिगो क्या है, एक ब्लू डाई है जो कि नेचुरल है, प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनता है। बेटा 17th सेंचुरी तक, 17th सेंचुरी बोले तो 1601 से जो 1700 का टाइम था, यहाँ तक इंडिगो एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से। कौन करता था इसको, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। ठीक है, 17th सेंचुरी वो पीरियड है, 1601 से चालू होकर 1700 पे ख़त्म होता है। तो 1700 तक, 7th सेंचुरी तक, 17th सेंचुरी तक, 17th सेंचुरी तक इंडिगो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। ठीक है, और कौन करता था, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी इसको।
कहाँ पर यूज़ होता था? इंग्लैंड में यूज़ होता था, वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कपड़ा बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसको हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते थे, वहाँ पर यूज़ होता था। पर जब 18th सेंचुरी आई, अर्ली 18th सेंचुरी, मतलब 1720-10 वाला जो टाइम, तो इंडिगो ये लोग कहाँ कहाँ ग्रो कराने लगे, और यूरोपियन कॉलोनीज थी। बेटा हम अकेले कॉलोनी नहीं थे, अमेरिका भी ब्रिटिश की कॉलोनी था, ऑस्ट्रेलिया कॉलोनी था, कुछ कंट्रीज फ्रांस की कॉलोनी थी, कुछ जर्मनी की कॉलोनी थी। तो इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इन यूरोपियंस ने अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो यहाँ पर इंग्लैंड स्पेसिफिक नहीं लिखा है, क्या लिखा है? यूरोपियन कॉलोनी। तो वो हो सकता है फ्रांस की भी हो, डच की भी हो, किसी और की भी हो सकती है। पर अमेरिका तो किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। ऑस्ट्रेलिया किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। साउथ अफ्रीका किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। इंडिया किसकी कॉलोनी था? इंग्लैंड की। ठीक है, तो अमेरिका और कैरेबियन में ये लोग किसको ग्रो कराने लगे? इंडिगो को। पर 1790 तक बेटा ऐसा कुछ हुआ कि जो ब्रिटेन को सप्लाई आ रही थी अमेरिका से और कैरेबियन से, वो ख़त्म हो गई, ड्राई अप कर गई, और अब ग्रोथ हो रही है मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये जो टाइम आया, इस टाइम तक मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई, लोग प्रिंटेड क्लॉथ्स मानने लगे। हर सुंदर दिखते हैं ना, एक प्लेन क्लॉथ पहनो और उस पर कुछ प्रिंट हो तो प्रिंटेड सुंदर दिखता है। तो ब्रिटेन के पास जो इंक्रीज डिमांड आ गई काय की इंडिगो की, क्योंकि प्रिंट के लिए यूज़ हो रहा है, डाई के लिए यूज़ हो रहा है, तो अब ब्रिटेन को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो चाहिए। अमेरिका से सप्लाई बंद है, कैरेबियन से सप्लाई बंद है। द कंपनी देयरफॉर ट्राई टू इंक्रीज इंडिगो प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अब भैया इंग्लैंड को लगा कि हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल इंडिया के ऊपर है, हम तो यहाँ इंडिगो ग्रो कराएंगे ही कराएंगे। और कहाँ पर? स्पेशली बंगाल में और बिहार में। तो बंगाल और बिहार में किसानों को मजबूर किया गया, फोर्स किया गया, किसकी कल्टीवेशन के लिए? इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। द कंपनी इवन एनकरेज सम इंडिगो प्लांटर्स फ्रॉम वेस्ट इंडीज टू सेटल इन इंडिया। कुछ प्लांटर्स तो वो कहाँ से मंगवा लिए? वेस्ट इंडीज से मंगवा लिए कि आओ भैया आओ, इंडिया में बड़े बड़े प्लांटेशन फॉर्म्स खोलो और आप कल्टीवेशन करो। तो कंपनी ने किसको एनकरेज किया? कुछ इंडिगो प्लांटर्स को। कहाँ से? वेस्ट इंडीज से, कि आओ इंडिया में सेटल हो जाओ और हमारे लिए इंडिगो ग्रो करके दो। एंड स्टूडेंट, जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया तो जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको ज़मींदारी राइट्स मिल गए, और जो एक्चुअल कल्टीवेटर था, जो एक्चुअल ज़मीन का ऑनर था, उसको सिर्फ क्या बना के छोड़ दिया? टीनेंट बना के छोड़ दिया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में हमने यही देखा ना कि ज़मींदार को पूरे ज़मीनों के राइट बन गए, हम जो एक्चुअल ऑनर थे हमको टीनेंट बना के छोड़ दिया, हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ गया कि हमको रेंट भी देना है। तो इंडिगो ग्रो करने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए प्लांटर्स पैसा बोरो करते, मतलब उधार लेते, किससे? या तो लोकल बैंकर से लेते या यूरोपियन एजेंसी हाउसेस से लेते। यूरोपियन एजेंसी हाउसेस जो थे बेटा एक तरीके से बैंक ही थे। क्या थे? बैंक ही थे। यूरोपियन एजेंसी हाउस भी किसका रोल प्ले करते थे? बैंक का। कुछ लोकल बैंकर से इनसे वो पैसा ले लेते थे। अब हम मेथड देखेंगे। मेथड, जो इंडिगो प्रोडक्शन था वो दो तरीके से ऑर्गेनाइज होता था स्टूडेंट, रयाती सिस्टम एंड निज सिस्टम। अब रयाती सिस्टम में क्या था? जो प्लांटर्स होते थे वो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे रैयत के साथ। जो रैयत बोले तो पीजेंट, किसान, फार्मर, उसके साथ प्लांटर्स एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेते थे। प्लांटर्स क्या करते थे? एडवांस में पैसा दे देते थे रैयत को कि भैया आप कल्टीवेट करो इंडिगो का, जब वो कल्टीवेशन हो जाए तो प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर दो मेरी फैक्ट्री तक एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, चलो पहली मेथड क्या है? रैयती सिस्टम में, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट होता, जिसमें जो प्लांटर होते वो थोड़ा सा पैसा मनी एडवांस करते किसको? रैयत को। रैयत बोले तो किसान, फार्मर, पीजेंट। अब उसको क्या बोला जाता कि आपका जब प्रॉपर कल्टीवेट हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, तो आप इसको फैक्ट्री तक पहुंचा देना। पर जो प्राइस होता था वो बहुत ही लो होता था। जो रैयत था वो खुद अपने लेबर लगाएगा, अपने प्लो लगाएगा। प्लो बोले तो हल, हाँ हल का, ठीक है, अपने प्लो होंगे उसके। प्लो तो हाँ हल आप लोगों ने देखे होंगे, और उसके खुद के ही बुलक, अपने बुलक, अपना प्लो, अपना लेबर। बुलक बोले तो बैल, ठीक है, अपने बैल होंगे, अपना हल होगा और अपनी ही लेबर होगी। जो प्लांटर्स था यूजली क्लेम दैट एडवांसेस वर लोन। और प्लांटर्स क्या बोलता था? ये जो एडवांस मैंने दिया है ये लोन है, जिसको आपको चुकाना है ओनली बाय कंटिन्यूअली सप्लाइंग इंडिगो। ये लोन आप तभी मुझे चुका सकते हो, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए। यू आर नॉट गोइंग टू पे मी मनी in return. I don't want your money, I want continue supply of indigo। क्या बात समझ में आ गई? सपोज करो प्लांटर था, प्लांटर ने पीजेंट को क्या दिया या फार्मर को क्या दिया? बच्चा लोन दिया। तो अगर हम चाहें कि हमें अब ये खेती नहीं करना भैया, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, आप तो आपका पैसा वापस ले लो, तो प्लांटर ने क्या बोला? आई डोंट वांट मनी, आई वांट कंटिन्यू सप्लाई ऑफ इंडिगो।
आप इसी तरीके से चुका सकते हो मेरे लेन को। और अगर आपने रिफ्यूज़ किया तो तुम्हें ब्रूटली पीटा जाएगा, बुरी तरीके से पीटा जाएगा। तुम्हारे जो कैटल हैं, गाय बैल बकरी हैं, उन सबको सीज कर लिया जाएगा, आपके हाउस को डिस्ट्रक्ट कर दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। किसके द्वारा? प्लांटर्स के द्वारा। और प्लांटर्स खुद नहीं आते थे लड़ने, प्लांटर्स ही आते थे लड़ने। प्लांटर्स के पास लठियाल्स थे। लठियाल्स कौन होते हैं बच्चा? जो लोग ये गुंडे टाइप के होते हैं ना, जिसका मारना पीटना काम होता है, वैसा ही। तो आपको ब्रूटली मारा जाएगा, आपके कैटल्स को सीज कर लिया जाएगा, आपके घर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ये कौन करेगा? हायर्ड लठीहाल्स। वो किराए के जो गुंडे होते हैं ना, किराए के टटून लोगों को रख लेते थे वो, और कहते थे जाओ लाठी और स्टिक लेके जाओ, मारो मारो। तो बेटा अब इस सिचुएशन में जो पीजेंट्स होता है वो फाइट बैक ही नहीं कर पाता था, कोई लीगल सिस्टम नहीं था जो किसको फेवर करेगा? किसानों को। जितना भी लीगल सिस्टम था वो हमेशा किसको फेवर करता था? प्लांटर्स को ही फेवर करता था। ये सिस्टम हुआ कौन सा पढ़ा? रेयती सिस्टम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे निज कल्टीवेशन, ठीक है। तो ये क्या बात समझ में आ गई कि भाई अगर आपको लोन मुझे वापस करना है तो आपको कंटिन्यू सप्लाई करना है मुझे क्या? इंडिगो। आपने अगर रिफ्यूज़ किया तो पिटोगे, घर जला दिया जाएगा, घर तोड़ दिया जाएगा। लठियाल्स करेंगे। लठियाल्स कौन है? हायर्ड पर्सन हैं, जो किसने हायर किए हैं? प्लांटर्स ने। तो आप लड़ने के उसमें तो नहीं हो, आपको चुपचाप इंडिगो ही देना पड़ेगा। अब निज सिस्टम में क्या होता था? प्लांटर्स बॉट और रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। प्लांटर्स क्या करते थे? बॉट और रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। ज़मीन दे देते थे किराए से कि आप इसके ऊपर इंडिगो ग्रो करो। वो पीजेंट्स को हायर करते। निज सिस्टम में क्या चेंज था? पहले जो प्लांटर्स थे वो लोन दे दे रहे थे और फार्मर्स से ग्रो करा रहे थे। अब प्लांटर्स ने क्या किया? लैंड ले ली, या तो रेंट से ले ली या बाय कर ली, या तो रेंट से या तो बाय कर ली। किससे बाय कर ली? पीजेंट से। अब जो खेती करने का काम होगा वो खुद कौन कर रहे हैं? प्लांटर्स। समझ में आ गई बात? इसमें कल्टीवेशन का काम तो एक्चुअल फार्मर के पास ही था, पर यहाँ पर हम लोग इस सिस्टम में, निज सिस्टम में देखेंगे कि निज सिस्टम में या तो प्लांटर ज़मीनों को बाय कर लेगा, बॉट कर लेगा, या तो रेंट से ले लेगा और फिर उसके ऊपर क्या करेगा? ग्रो करेगा इंडिगो को। तो इन निज सिस्टम द प्लांटेड बॉट और रेंटेड लैंड टू ग्रो इंडिगो। वो फिर किसानों को हायर करेंगे उनके प्लो के साथ, उनके कार्ट के साथ, बुलक के साथ, टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट इंडिगो, कि भैया आओ इस ज़मीन पे इंडिगो प्रोड्यूस करो, अपने बैल भी ले आओ, अपना हल भी ले आओ, अपने बुलक भी ले आओ, कार्ट्स भी ले आओ, बैलगाड़ी भी ले आओ, क्या क्या लेके आओ। देखो फिर से मैं बोल रही हूँ, निज सिस्टम में जो प्लांटर्स थे उन्होंने ज़मीन खरीद ली, या तो रेंट से ले ली, फिर किसानों को हायर किया, बोला आओ अपने साथ अपने प्लो मतलब बोले तो हल लाओ, कार्ट मतलब गाड़ी लाओ, बुलक मतलब बैल लेके आओ और प्रोड्यूस करो और ट्रांसपोर्ट करो इंडिगो को। द पीजेंट्स वर पेड डेली वेजेस। और यहाँ पर पीजेंट्स को क्या मिल जाते थे बेटा? डेली वेजेस। बोथ द सिस्टम वर ऑपरेसिव। दोनों ही सिस्टम बहुत खराब थे, दोनों ही सिस्टम अच्छे नहीं थे। एंड लैड टू द रिवोल्ट इन मिड 19th सेंचुरी। और मिड 19th सेंचुरी में रिवोल्ट का कारण बन गई निज और रैयती सिस्टम। पर अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ ना तो मुझे निज ज़्यादा ठीक लगा, कि उनकी खुद की ज़मीन है, आप जाओ डेली वेजेस पे काम करो, डेली वेजेस लो और आ जाओ। इंडिगो रिवोल्ट। अब बेटा 1859 में क्या हुआ? एक सिविल सर्वेंट था, उसको थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उसने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उसको थोड़ा गलत सोच लिया, गलत समझ लिया, और उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से एक प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर कर दिया, इशू कर दिया कि भाई जो रैयत है उनके राइट को भी अब हम मानेंगे, वो अपनी ज़मीनों को खुद अपने पास रख सकते हैं और जो भी उनकी चॉइस होगी उस चॉइस से वो क्रॉप को कल्टीवेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? देखो जैसे कि सेंट्रल प्लानिंग होती है दिल्ली से, फिर ये सारे स्टेट में चली जाती है ना, ये पीएम ने प्लानिंग करी और फिर सीएम के पास हर स्टेट में ये प्लानिंग चली जाती है। तो जैसे कई बार पीएम ने कुछ और सोचा और कुछ और लिखा, पर सीएम ने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, ऐसा ही यहाँ पर हुआ कि जो मेन प्लानिंग आई उसको एक ब्रिटिश ऑफिशियल ने, सिविल सर्वेंट ने मिसअंडरस्टूड किया और उसने फिर ऐसा नोटिफिकेशन इशू कर दिया कि भैया रैयत आपकी ज़मीन अपनी होगी, आप जिस भी चॉइस जो भी आप ग्रो करना चाहो, भले कौन ग्रो करना चाहो वो कर लो, राइस ग्रो कर लो, वीट ग्रो कर लो, पल्सेस ग्रो कर लो, हमें मतलब नहीं है। The proclamation also called upon the police to prevent planters from interesting in matters। हाँ एक पॉइंट और था कि भैया अगर कोई प्लांटेशन जानबूझ के किसी किसान को परेशान करे, उसकी ज़मीन के मैटर में इंटरफेयर करे, तो पुलिस की ड्यूटी है कि उसको प्रिवेंट करे, रोके। आई बात समझ में? जल्दी जल्दी हो गया तो फिर से बताती हूँ। पहली बात,
वो मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद जो उसने नोटिफिकेशन इशू किया, उसमें बोल दिया कि रैयत तुम्हारी ज़मीन तुम्हारी है, जो इच्छा हो वो कल्टीवेट करो, और अगर गलती से कोई प्लांटर तुम्हारे मैटर में इंटरफेयर करे तो पुलिस उसको प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। दीज गैव रैयत द रॉन्ग आइडिया। अब रैयत को ये नोटिफिकेशन देख के एक रॉन्ग आइडिया लग गया, क्योंकि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग पे बना था, तो रैयत तो इसको सही समझे। रैयत को लगा कि भाई अब हमारे पास गवर्नमेंट का सपोर्ट है, हम कुछ भी करें गवर्नमेंट हमको सपोर्ट करेगी, तो उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने बहुत सारी पेटिशंस लिखी, किसको, गवर्नमेंट को, कि भैया आप गवर्नमेंट हमारी प्रॉब्लम को रेड्रेस करेगी, सॉल्व करेगी, हमारे जितने भी ग्रीवियंसेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनको रेड्रेस करेगी कौन, गवर्नमेंट। इसलिए उन्होंने लिखी पेटिशन। पेटिशन क्या होती है बेटा, एक एप्लीकेशन होती है, और उस एप्लीकेशन पे एक आध बंदे के साइन नहीं होते, जितने बंदे उससे इफेक्ट हो रहे हैं वो सब उस पर साइन कर देंगे, तो वो होगी पेटिशन। पर यहाँ पर प्लांटर्स कंटिन्यू टेरराइज कर रहे थे पीजेंट्स को लठियाल्स की हेल्प से, कई बार पुलिस की हेल्प पे, पुलिस भी इनकी हेल्प कर रही है, किसकी, प्लांटर्स की, लठियाल्स हैं, इस तरीके से वो टेरर बनाने की कोशिश कर रहे थे पीजेंट्स पे। Revolt began when indigo cultivators of Nadia in Bengal rose in protest under the leaders such as Digambar and Vishnu Charan Vishwas. Vishnu Charan Vishwas और दिगंबर दो मेन लीडर हुए। कौन से लीडर हुए इंडिगो कल्टीवेशन के, विष्णु चरण विश्वास और दिगंबर। कहाँ पर हुआ ये, नाडिया। नाडिया कहाँ पर है, नादिया कहाँ पर है, बंगाल में। नादिया है, नाडिया है, एक बार देख लेना, नाडिया नादिया बंगाल में। दिगंबर और विष्णु चरण विश्वास के अंदर में जो प्रोटेस्ट चल रहा था, वहां पर अब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, और उसके बाद वाइड स्प्रेड रिवोल्ट होने लगे बंगाल में। ठीक है, सबने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम बिल्कुल इंडिगो शो ही नहीं करेंगे, प्लांटेशन के साथ वो लड़ाई करते, बोज, एरोज, स्पेयर, स्टोन और पॉट्स, पेन, जो मिल जाता उसके साथ वो प्लांटर्स के साथ लड़ाई करने लग जाते। देखो इनके पास मॉडर्न वॉरफेयर आर्टिलरी गन्स तो थी ही नहीं, तो जो कुछ था वो उसी से लड़ने पहुंच जाते, किससे, प्लांटर से। आई बात समझ में। पैन तो सोचो, पैन से भी लड़ रहे थे, मटके से भी लड़ रहे हैं, स्टोन, पत्थर, स्पेयर, एरो, धनुष्मान, सबसे लड़ रहे हैं वो, है ना। और बिल्कुल मना कर दिया, आई एम नॉट गोइंग टू, वी आर नॉट गोइंग टू पे रेंट, हम तो बिल्कुल पेंट मतलब जो रेंट है वो पे नहीं करेंगे। और फिर फंड रेज करना चालू किया कि अब हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे। देखो कितने समझदार थे उस टाइम में भी, उन्होंने बोला फंड रेज करते हैं, हम कोर्ट में फाइट करेंगे, ठीक है, और ये जो प्लांटर से इनको एविक्ट कर देंगे, बाहर भगा देंगे हमारी ज़मीनों से। आई बात समझ में। पहले तो हमें जो चीज़ मिली हमने उससे प्लांटर्स को से लड़ना चालू किया, पूरे बंगाल में ये प्रोटेस्ट बढ़ते गए, बिल्कुल मना कर दिया कि आज से नहीं तो हम कोई रेंट देंगे, कुछ भी नहीं पे करेंगे भैया आपको। और फिर उन्होंने इंडिगो की जो फैक्ट्रीज थी उस पर अटैक करना चालू किया, उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। समझ ये बात। पहले तो बोला हम रेंट पे नहीं करेंगे, हम इंडिगो कल्टीवेट नहीं करेंगे, फिर बोला पैसा इकट्ठा करो, अपन लोग कोर्ट में केस लड़ेंगे अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन, अगेंस्ट प्लांटर्स, और इनको हमारी ज़मीन से एविक्ट कर देंगे, बाहर भगा देंगे। और कई जगह छोटी, ये ज़मींदार जो आज तक किसानों का दुश्मन हुआ करता था, इस ज़मींदार ने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया अगेंस्ट प्लांटर्स। क्यों किए, क्योंकि ज़मींदार को कहीं ना कहीं लगने लगा था ये ज़मीन, इस पर मेरा राइट था मैं लोगों को एक्सप्लॉइट करता था, अब ये प्लांटर्स लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये तो इंडियन भी नहीं है, ये तो यूरोपियन है, कैरेबियन से आए हैं, यूरोप से आए हैं, इनको राइट मिल गया। तो कई जगह पे लीडर और लेड किया प्रोटेस्ट को, किसने, लीडर बन गए ज़मींदार, प्रोटेस्ट लेड करने लगे, बिकॉज दे वॉन्ट देयर राइट्स बैक, ज़मीनों पे इनको फिर से राइट वापस चाहिए थे। दे पॉसिबली सॉ इन द रिजल्ट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिकवर देयर ट्रेडिशनल पावर। इनको लगा कि रिवोल्ट में पार्ट ले लेंगे तो फिर से हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हमारी जो ट्रेडिशनल पावर थी वो वापस से हमें मिल जाएगी, विच हैड बीन रिड्यूस बाय द प्लांटर्स। जो किसने रिड्यूस कर दी थी, प्लांटर्स। प्लांटर्स के आने के बाद ज़मींदारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, ये चाहते थे चलो सब तो रिवोल्ट करें, हम भी रिवोल्ट करते हैं और हमारे ट्रेडिशनल पावर, ट्रेडिशनल राइट को वापस ले लेते हैं। तो यहाँ पर किसानों के साथ ज़मींदार भी थे। स्टूडेंट जितने भी इंटेलेक्चुअल थे बंगाल के, उन्होंने भी कीन इंटरेस्ट दिखाया इस मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए। जो दीन बंधु थे, दीन बंधु मित्र, उनका एक प्ले था जिसमें उन्होंने, प्ले का नाम था नील दर्पण। दीन बंधु मित्र का एक प्ले, एक नाटक था जिसका नाम था नील दर्पण। उसमें उन्होंने दिखाया कि कैसे इंडिगो कल्टीवेटर्स फ्लाइट कर गए। द प्ले वॉज स्टेज्ड एंड ह्यूज सक्सेस वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लैंड।
इस प्ले को स्टेज पे तो दिखाया गया बेटा, पर इसकी बहुत बड़ी सक्सेस ये थी कि इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। आई बात समझ में? तो बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स, अभी तो देखो पहले किसान थे फिर ज़मींदार आ गए, अब बंगाल के इंटेलेक्चुअल भी आ गए, जिसमें से कि दीनबंधु मित्र जिन्होंने प्ले बनाया, प्ले था नील दर्पण, जिसमें उन्होंने हाईलाइट की कि कैसे प्लाइट कर गए, कैसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इंडिगो कल्टीवेशन से अपनी लैंड को, किस तरीके से वो परेशान है, वो सब कुछ उन्होंने दिखाया। इस प्ले को स्टेज पे दिखाया गया। इसकी सक्सेस थी कि इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया। इट अराउज्ड द एंगर ऑफ इंडियंस एंड यूरोपियन अगेंस्ट द प्लांटर ऑपरेशंस, और इसने एक तरीके का गुस्सा ले आए, एंगर क्रिएट किया, अराउज किया, किसके मन में, इंडियंस के मन में भी और यूरोपियंस के मन में भी, अगेंस्ट द प्लांटर्स ऑपरेशंस। ठीक है बेटा, जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस प्लांटर्स अडॉप्ट कर रहे थे उसके लिए गुस्सा भर दिया इस प्ले ने, इंडियंस के मन में भी और यूरोपियंस के मन में भी। तो भैया दीनबंधु मित्र जी का प्ले जो था नील दर्पण बहुत ही सक्सेस हुआ। ब्रिटिश डिसअपॉइंटेड थे बहुत ज़्यादा कि भैया ये प्लांटर्स इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है, इंडिया को हमको लॉन्ग टर्म तक कॉलोनी बनाए रखना है और इस तरीके से हम किसानों को परेशान करेंगे तो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ब्रिटिशर्स ने अपने डिसअपॉइंटेड होने के बाद में परेशानियों को जाना, समझा और फिर उन्होंने अपॉइंट कर दिए एक इंडिगो कमीशन, और वो इंडिगो कमीशन का काम था कि रिपोर्ट करें इंटेंस ऑपरेशंस इन द इंडिगो प्लांटेशन। ये जो इंडिगो प्लांटेशंस में बहुत ही ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही है प्लांटर्स की, उसकी रिपोर्ट आप हमें दो। The government thereafter issued a notice to stop forced cultivation of indigo in Bengal। और जब ये इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई इंडिगो कमीशन की, तो उन्होंने गवर्नमेंट ने पूरा नोटिस जारी कर दिया कि अब फोर्स्ड कल्टीवेशन इंडिगो का नहीं होगा बंगाल में, बिल्कुल भी आपको फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेट नहीं करवाना है बंगाल में। तो चलो भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1% तो कोई अच्छा काम किया। इस रिवोल्ट के बाद जो इंडिगो कल्टीवेशन था वो लार्जली शिफ्ट कर गया कहाँ पर, चंपारण में एंड दरभंगा में। जो प्रेजेंट डे का जो बिहार है वहीं पर तुम्हें दरभंगा भी मिलेगा, वहीं पे तुम्हें चंपारण भी मिलेगा। तो ये रिवोल्ट हो गया। तो बंगाल से अगर ये लोग निकले तो कहीं ना कहीं तो ये इंडिगो कल्टीवेट कराते, तो इन्होंने स्टार्ट किया चंपारण में और दरभंगा में। आप क्लास 10 में जब आ जाएंगे तब आप पढ़ेंगे चंपारण मूवमेंट, जिसको जहाँ पर गांधी जी गए और उन्होंने भैया ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस जो प्लांटर्स की चल रही थी उनको बंद करवाया। चलो, तो जो प्लांटर्स थे कैरीड ऑन देयर ऑपरेसिव वेज, प्लांटर्स ने भैया सेम जो बंगाल में कर रहे थे, जहाँ लोगों को जिस तरीके से परेशान कर रहे थे वही कंटिन्यू किया कहाँ पर, बिहार में भी। इन द अर्ली 20th सेंचुरी महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ मूवमेंट चंपारण अगेंस्ट दिस ऑपरेशन। बेटा ये जो ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस थी इसके अगेंस्ट में चंपारण में गांधी जी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया, जिसको और डीप में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। ठीक है बात। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।